दोस्तों नमस्कार। करंट चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। विनीत कुमार सिंह। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी क्रम में वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं और जो हमारा पार्ट छूटा था उसको आज हम लोग कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को देखेंगे। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक हमारा घास का मैदान यहाँ पे पाया जाता है जिसका नाम है पंपास। हम कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। एक ऐसा घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है। तो अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। पंपास। तो हमसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बताइए पंपास घास का मैदान कैसा है, तो शीतोष्ण घास का मैदान है। इसके बाद में एक घास का मैदान हमारा यहाँ पर पाया जाता है जिसका नाम है सेल्वास। सेल्वास घास का मैदान ब्राजील में पाया जाता है। उसके बाद में एक पाया जाता है यहाँ पर जिसका नाम है लानोस। घास के मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है। उसके बाद में एक ब्राजील की सीमा में यहाँ पर घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है कंपास। कंपास घास का मैदान ब्राजील में पाया जाता है। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने बात की थी अमेजन के वर्षावनों की, जो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अमेजन वर्षावनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यहाँ पर जो घासें पाई जाती हैं, पंपास घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान है। उसके बाद में लानोस, ये उष्णकटिबंधीय घास है, सेल्वास और कंपास। तो हमारी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, बताइए कौन सी घास का मैदान शीतोष्ण है और कौन सा उष्णकटिबंधीय है। तो पंपास और बेल्स अफ्रीका का, उसके बाद में डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, कैंटबरी और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के, ये सारे घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान हैं। उसके बाद में हम दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करते हैं। यहाँ के मूल निवासियों को दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। उन प्रजातियों के नाम लिख लीजिए आप लोग। एक का नाम है मुस्टेजो। दूसरी का नाम है मुलेटो। तीसरी का नाम है जेम्बो। ये तीन जातियां पाई जाती हैं जिसका नाम है मुस्टेजो, मुलेटो और जेम्बो। तो हमसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रेड इंडियन। उसके बाद में यहाँ पर जनजातियां पाई जाती हैं जिसका नाम है मुस्टेजो, मुलेटो और जेम्बो। उसके बाद में पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि ब्राजील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। सबसे ज़्यादा होती है कॉफ़ी। कॉफ़ी के बागानों को
मैंने पिछली क्लास में बताया था फजेंडा कहा जाता है। उसके बाद में फजेंडा के बाद में यहाँ के बंदरगाह, जो कॉफी बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस। सेंटोस। तो ब्राजील से 3-4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले कॉफी कहाँ है पाई जाती है, तो कॉफी ब्राजील में सबसे ज्यादा होती है। कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो फजेंडा कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ का बंदरगाह का क्या नाम है, तो सेंटोस। अब बात करते हैं कॉफी की प्रमुख प्रजातियां। देखिए जितनी भी फसलें होती हैं उनकी कुछ न कुछ प्रजातियां होती हैं। वैसे ही कॉफी की प्रजाति की अगर बात की जाए तो कॉफी की प्रजाति का नाम है अरेबिका। अरेबिका। उसके बाद में रोबस्टिका, अरेबिका, रोबस्टिका, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है अमेरिका। अमेरिका के बारे में जितने भी हमने क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है बालसा। बालसा नामक लकड़ी पाई जाती है। बालसा नामक लकड़ी यहीं पर मिलती है। वालसा नामक लकड़ी यहीं पर मिलती है, जो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। अगर कोई पूछ देता है कि सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है, तो वो है वालसा नामक लकड़ी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पड़ता है आपका पराग्वे। ये पड़ता है आपका पेरू तट। पेरू तट की अगर हम बात करते हैं तो पेरू तट पर सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन होता है। तो मछलियों के उत्पादन की वजह से यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है गुआनो। यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है गुआनो। गुआनो पक्षी क्या करता है, मछलियों को खाता है, और ये बड़ी मात्रा में गुआनो पाया जाता है, 1-2 लाख की संख्या में पाया जाता है। तो ये मछलियों को खाते हैं। मछलियों को खाने के बाद में ये अपने मलमूत्र का त्याग करते हैं, जिसके मलमूत्र के त्याग से वहां पर इतनी खाद इकट्ठी हो जाती है जो कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए पूछा जाता है कि गुआनो कौन सी खाद बनाते हैं, तो पेरू के तट पर मछलियों को खाकर ये मलमूत्र का त्याग करते हैं, बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, खाद को बनाते हैं, जिससे क्या होता है, कपास की फसल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो आइए बात करते हैं हम लोग खनिजों की, कि दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की बात की जाए तो एक स्थान यहाँ पे पड़ता है, चिली में पड़ता है चुक्कीमाटा। चुक्कीमाटा का पठार। चुक्कीमाटा का पठार तांबे के लिए फेमस है। क्या होता है, चुक्कीमाटा का पठार तांबे के लिए फेमस है। इसकी तांबे की वजह से इसको तांबे की राजधानी कह दिया जाता है। इसको तांबे की राजधानी कह दिया जाता है। अगर पूछता है कि तांबे की खान किसको कहा जाता है, चुक्कीमाटा का पठार, जो चिली में पड़ता है। उसके बाद में एक हमारा क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है जिसका नाम है अमापा का छाल। अमापा की खान, जो मैग्नीज के लिए जानी जाती है।
जो विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है। जो विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है, कौन सी? अमापा की खान। उसके बाद में यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है वेनेजुएला में, मरकैबो झील। मरकैबो झील से बड़ी मात्रा में तेल निकाला जाता है। बड़ी मात्रा में तेल निकाला जाता है कहाँ से? मरकैबो क्षेत्र से। वैसे मैं बात करूँ इसके ऊपर की तरफ तो पड़ते हैं कैरिबियाई देश, तो वहाँ से भी तेल निकाला जाता है, जिसमें गुआना, सूरीनाम, ये सारे देश आते हैं। सूरीनाम और गुआना, यहाँ पर एक देश पड़ता है सूरीनाम। सूरीनाम और गुआना दो देश पड़ते हैं। ये बॉक्साइट के लिए प्रमुख उत्पादक देश हैं। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। सूरीनाम और गुआना बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ब्राजील की बात की जाए, ब्राजील में अधिकतर खनिज, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राजील के अधिक खनिज कहाँ से निकालते जाते हैं, तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है मिनास मिनारस एक क्षेत्र पड़ता है ब्राजील में, जहाँ से बड़ी मात्रा में खनिज निकाला जाता है। अगर कभी हमसे क्वेश्चन में कोई पूछ देता है कि ब्राजील का नाम ब्राजील कैसे पड़ा, तो यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है ब्रासिल, तो ब्रासिल वृक्ष के नाम पर ही ब्राजील का नाम पड़ा है। तो यहाँ पे लोग ध्यान रखना। यहाँ पर पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अमेजन नदी निकलती है, जो अटलांटिक महासागर में निकलती है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अफवाह तंत्र के हिसाब से। इसके बाद में एक क्षेत्र आपका यहाँ पे पड़ता है मैगडिला नदी घाटी। कोलंबिया से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैगडिलिना नदी घाटी। मैगडिलिना नदी घाटी। मैगडिलिना नदी घाटी में तेल निकाला जाता है, यहाँ से भी तेल निकाला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका एक मरुस्थल पड़ता है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो नाइट्रेट के लिए जाना जाता है। नाइट्रेट के लिए जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर इक्वाडोर पड़ता है। अगर बात की जाए इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर की राजधानी लापाज है। इक्वाडोर यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है अल्फाल्फा। अगर कभी भी पूछ दिया गया कि अल्फाल्फा क्या है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया कि अल्फाल्फा क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना, अल्फाल्फा एक ऐसी घास है जिसको पशु खा के बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जानवरों को रखा जाता है, जिसकी घास का नाम है अल्फाल्फा। इस घास को खाने के बाद में जानवर बहुत जल्दी ही मोटे हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण घास है, आप लोग ध्यान रखना, जिसका नाम है अल्फाल्फा घास। कंपास क्षेत्र में ही एक एरवा नामक वनस्पति पाई जाती है।
कंपास क्षेत्र में ही एक एरवा नामक, ये आपका कंपास क्षेत्र है। कंपास क्षेत्र में ही एक एरवा नामक वनस्पति पाई जाती है। एरवा नामक वनस्पति पाई जाती है, कैसी होती है? ये चाय की तरह पेय पदार्थ है। अगर कभी भी पूछा जाता है कि एरवा क्या है, तो चाय की तरह ये पेय पदार्थ है। एरवा का इसीलिए उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में एक क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है जिसका नाम है इटाबिरा। इटाबिरा क्षेत्र, पूछा जाए कि इटाबिरा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए इटाबिरा क्षेत्र किस लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है इटाबिरा क्षेत्र। उसके बाद में यहाँ पर जो एक मंडी पड़ती है, मैंने बताई थी साओ पोलो, तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्या होता है? कॉफी, साओ पोलो, साओ पोलो। उसके बाद में बात करता हूँ, यहाँ पे एक देश पाया जाता है जिसका नाम है, आपने बहुत ही नाम सुना होगा, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो यहाँ पे पड़ता है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 22 अप्रैल 1992 को। 22 अप्रैल 1992 को रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हमारे, चिली और इक्वाडोर को छोड़कर। ये रहा आपका इक्वाडोर और एक ये रहा चिली। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाद बाकी जितने भी देश हैं, सारे देश की सीमा ब्राजील से लगती है। देखिए सारे देश हैं, ये रहा ब्राजील, इनकी सारी सीमा लगती है। सिर्फ इक्वाडोर यहाँ से क्लोज हो जाता है और चिली यहाँ से क्लोज हो जाता है। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि उसके बाद में जो रियो डी जेनेरियो की एक विशेषता और है, इसको मैग्नीफिसेंट इसका मतलब होता है भव्य नगर। इसको भव्य नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि तेल कहाँ पर निकाला जाता है, तो वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में मैरक्लेवो झील से तेल निकाला जाता है। सूरीनाम से बॉक्साइट उत्पादन होता है। उसके बाद में चुक्की माता का पठार जो चिली में पड़ता है, इसको तांबे की राजधानी भी कहते हैं। अटाकामा का मरुस्थल भी यहीं पर पड़ता है। यहाँ पर हमने पिछली क्लास में देखा था टिएरा डेल फ्यूगो एक द्वीप था, उसके बीच में जो एक जलसंधि बताई थी जिसका नाम था मैगेलन जलसंधि। उसके बाद में यहाँ पे पराग्वे में इसके आसपास बड़े बड़े पशुपालक स्थान हैं जिनको स्टेसिया कहा जाता है। स्टेसिया पूछा जाए स्टेसिया का मतलब क्या होता है, तो जहाँ पर बड़ी मात्रा में पशु पक्षियों या जानवरों को पाला जाता है उनको स्टेसिया कहा जाता है। स्टेसिया, तो स्टेसिया के बारे में ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एक विशेषता और है कार्नोवा वृक्ष। अगर पूछा जाए कार्नोवा वृक्ष से क्या होता है, तो कार्नोवा वृक्ष से बड़ी मात्रा में मोम निकाला जाता है। मोम निकाला जाता है। अगर पूछा जाए हमसे कभी भी कि कार्नोवा कहाँ से निकाला जाता है, मतलब कार्नोवा के वृक्ष से बड़ी मात्रा में